थ्योरी की। देखिए जीन पियाजे जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्टिविस्ट रिसर्चर रहे हैं। इनको जानना और समझना जो है एक किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने बात की, ठीक है। कॉग्निटिव रचनावाद, ठीक है, ये टर्म आप याद रखेंगे, या तो कंस्ट्रक्टिविस्ट या रचनावाद, ये टर्म आप अच्छे से याद रखिए, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जीन पियाजे से लगभग 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, चाहे आप एसटीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो, या फिर आप नेट की कर रहे हो। ये तीनों में ही जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ जीन पियाजे का नाम होता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने बात की थी। इन्हें फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी हम कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है बच्चों कि ये रचनावादी थे। रचनावाद जो है ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो स्कॉलर्स होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि नॉलेज जो है वो एक्टिव माइंडसेट के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब परसेप्शन लेने वाला जो एक्टिव माइंडसेट का होता है, मतलब बच्चा जो है वो अपना नॉलेज खुद ही ग्रास्प करता है सोसाइटी से, लोगों के थ्रू, व जिस भी तरीके से हो। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस से आपके आज के क्लास में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो जीन पियाजे थे कहाँ के और उनका कोर बिलीव्स क्या था। सबसे ये स्विस थे, मतलब स्विट्जरलैंड के थे। ये एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। अगर आप बॉर्न कब हुए, 1896 में इनका जन्म हुआ था, और ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में शोधकर्ता थे। मतलब ये चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की के ऊपर इनका जो भी रिसर्च रहा है, हालांकि इनके रिसर्च के ऊपर बहुत सारा जो है वो क्रिटिसिज्म भी रहा है, वो भी हम लोग टुवर्ड्स एंड देखेंगे। लेकिन ये जो भी रिसर्च किए वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर इनका वो रहा है। इनका जो कोर बिलीफ सिस्टम था वो था कि बच्चे जो होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे एक वयस्क सोचता है वैसे एक बच्चा बिल्कुल नहीं सोचता, उसके सोचने का ढंग अलग होता है। इनको हम फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। यहीं पे आप याद कर लेंगे कि नैतिक, ठीक है बच्चों, नैतिक विकास सिद्धांत, ठीक है, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है उसके भी फादर हम इनको भी मानते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं मैम लॉरेंस है, लेकिन मैं कहूंगी कि लॉरेंस वहां से शुरू किया था जहां से जीन पियाजे जो है, मतलब पायनियर जो है वो जीन पियाजे है, उसके बाद लॉरेंस ने उसको कंटिन्यू किया था। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने क्या बोला, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, ठीक है। 3 डोमेन होते हैं बच्चों, ये मैं एक बार और आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूं, बहुत बार हम लोग भूलते रहते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक, है ना, जिसको कि हम कॉग्निटिव बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है भावनात्मक, ठीक है। भावनात्मक इसी को हम एफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और एक साइकोमोटर होता है, साइकोमोटर या क्रियानात्मक। जब आप करके चीजों को समझते हैं, जब आप थिंकिंग, इमोशनल चीजों को, इमोटिव ईक्यू की जब हम बात करें, है ना, इमोशंस की जब हम बात करें, मोरालिटी की जब हम बात करें, तो ये सारे हमारे भावनात्मक डोमेन में आते हैं। और जब समझ की बात करें तो इसे हम संज्ञानात्मक जो है वो कहते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो जो है उन्होंने क्या कहा कि बच्चे जो होते हैं बच्चों वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। वो जो है वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जो लगातार एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि बच्चा जो है वो एक्टिवली वो एज अ लिटिल साइंटिस्ट होता है जो अपने नॉलेज को लगातार कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। और विकास, 2 चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है।
कि जीन पियाजे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जैसे जैसे बच्चे का मोरल विकास होता है वैसे वैसे मोरल विकास होता है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे जैसे बच्चा 2 साल का, 3 साल का, जैसे जैसे वो एज वाइज बढ़ेगा उसका जो है वो थिंकिंग भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसका कॉग्निशन या उसकी बुद्धि जो है उसका भी विकास होता जाता है। तो विकास के बाद उसकी लर्निंग होगी, ठीक है। तो पहले बच्चा ठीक है, तो पहले बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसकी लर्निंग भी ज्यादा होती जाएगी। ये किसके अकॉर्डिंगली था बच्चों? ये था जीन पियाजे के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो इन्होंने कहा कि विकास, विकास, ठीक है। ये इतनी बार मैं विकास विकास क्यों कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे। विकास, डेवलपमेंट बोलना चाहिए मुझे, है ना, डेवलपमेंट, वरना आप लोग विकास को ना सोच लो। डेवलपमेंट और उसके बाद जो है अधिगम मतलब लर्निंग होती है, ठीक है। ये ऐसे है। लेकिन वही एक दूसरे हमारे थे विगोत्स्की, उनके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट था कि बच्चा पहले लर्न करेगा, पहले बच्चा क्या करता है वो सीखता है और फिर जो है उसका विकास होता है, सीखने के बाद बच्चे का विकास हो। ये दोनों के प्रिंसिपल या बेसिक सिद्धांत में डिफरेंस था, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं पियाजे, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये था किस आधार पे? तो ये थिंकिंग के आधार पे, चिंतन के आधार पे, ठीक है बच्चों। चिंतन के आधार पे जो है, चिंतन के आधार पे, चिंतन के आधार पे थिंकिंग। चाइल्ड आर लिटिल साइंटिस्ट हु एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। वो क्या होते हैं बच्चों? तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। कैसे वो करते हैं? तो ज्ञान को वो स्कीमा के माध्यम से लेते हैं, फिर उसका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम बनाते हैं। ये अभी आपको टफ लग रहा होगा, आने वाले 10-15 मिनट में आप बोलेंगे मैम इतना सिंपल चीज था, आप कितना भारी भारी टर्म्स लग रहा था, आप तो बिल्कुल ही आसान हो गया। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज जो है उन्होंने बताए थे, ठीक है। 4 स्टेज जो है वो क्या क्या है? एक तो सेंसरी मोटर है, जो जीरो मतलब जन्म लिया वो बच्चा से 2 साल का बच्चा, इसमें क्या क्या सीखता है बच्चा? रिफ्लेक्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इमिटेशन और गोल ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। एक ऐड कर लीजिए आप, गोल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे गोल ओरिएंटेशन भी आपका जुड़ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल का एज क्या होता है बच्चों? तो प्री ऑपरेशनल का एज जो होता है वो 2 to 7 ईयर तक होता है। यहाँ पे क्या डेवलप होता है? तो यहाँ ईगोसेंट्रिक होता है, सिंबॉलिक प्ले होता है। आपने देखा होगा 0 to 7 ईयर का जो बच्चा होता है वो बहुत बार क्या करेगा कि वो गाड़ी को, अपने गाड़ी को जो है वो मान लेता है कि ये गाड़ी जो है, चेयर जो है वो मेरी गाड़ी है, कार है, और वो कार को लगातार जो है वो चलाता है, ठीक है। और कार को वो समझेगा कि चेयर जो है वही कार है, और उस कार को वो करके, आप देखे होंगे घर के बच्चे जो है वो चलाते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाता है वो सिंबॉलिक प्ले होता है। हम एक एक करके इन चीजों को समझेंगे, लेकिन आपको याद ये रखना है कि सेंसरी मोटर स्टेज में रिफ्लेक्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इमिटेशन और गोल ओरिएंटेशन, ये 4 चीजें होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, सिंबॉलिक प्ले होता है, रिफ्लेक्स होता है या ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो आपका आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्स और ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आपको याद रखना होगा किस स्टेज में क्या हो रहा है। सेकेंड जो स्टेज है बच्चों वो है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल मतलब 2 से 7 साल का बच्चा, ये क्या सीखता है? ईगोसेंट्रिसिज्म, सिंबॉलिक प्ले और सेंट्रेशन, ये 3 चीजें अभी हम जानेंगे ये क्या होता है। तीसरा जो स्टेज होता है बच्चों वो 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो कंजर्वेशन सीखता है, सेरिएशन सीखता है और लॉजिक सीखता है। तो आप पॉइंट वाइज याद रखेंगे कि कंजर्वेशन कहाँ होता है, सेरिएशन कहाँ होता है और लॉजिक कहाँ होता है। तो 7 से 11 साल के बच्चों में होता है। ये 4 स्टेजेस और ये जो टर्म्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चौथा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज है, मतलब 11+ ईयर के जो बच्चे होते हैं उसे हम फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग जो है वो बच्चों में डेवलप हो जाती है, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अमूर्त लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, है ना। अमूर्त लर्निंग मतलब हर चीज में आपको जो है मतलब
एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, जो चीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, वो कॉन्सेप्ट भी बच्चे को सिखा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में ये डेवलप नहीं होता, ये 11+ ईयर में प्रायर डेवलप होता है। चलिए अब देखिए, जो पहला हमारा स्टेज है वो सेंसरी मोटर, वो 0 to 2 ईयर में, ठीक है। वहां पे क्या क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इमिटेशन, ठीक है। अब इसमें सपोज आपको क्या देखना है, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज की मैं इसको फर्दर हम 3 स्टेज में बांटेंगे। जैसे 0 से 30 डेज का जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, बहुत बार अपने मुट्ठी को बहुत जोर से टाइटली आप देखते होंगे बंद कर लेता है, तो वो वहां पे वो क्या करे, अपने इंद्रियों रिफ्लेक्सेस पे काम कर रहा है, या वो हर चीज को हर बार अपने अंगूठे को मुंह में ले जाता है ना। तो ये सारे क्या है, क्योंकि वो अपने रिफ्लेक्सेस के साथ खेल रहा है। तो ये कब हो रहा है, 0 to 30 डेज या 2 मंथ्स तक इससे बच्चा वो कर रहा है। उसके बाद 8 मंथ्स तक जो है वो होता है गोल ओरिएंटेड, मतलब आप किसी खिलौने को बच्चे बेड के एक कोने में रख दो, ठीक है। एक कोने में आप जो है वो खिलौने को रख दो, जैसे ये एक बेड है और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है और यहाँ उसका एक छोटा सा खिलौना है कलरफुल, ठीक है, कलरफुल। और इस खिलौने के लिए को अब वो क्या करेगा कि वो गोल ओरिएंटेड हो रहा है, गोल ओरिएंटेड, और गोल ओरिएंटेड में उसको वो क्या करेगा बच्चों कि आप वो रस्सी की मदद से, या अगर बेडशीट है तो इसको ही पकड़ते वो यहाँ तक पहुंचना चाहता है। आप देखते होंगे क्राउल करता हुआ जमीन पे बच्चा रहता है, यहाँ पे कोई सामान होता है तो वो उसको जाता है उठाता है, आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो बच्चा फिर यहाँ से यहाँ क्राउल करके जाने लगता है। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, तो ये गोल ओरिएंटेशन है, गोल तक बच्चा पहुंच रहा है। सेंसरी मोटर में बच्चे जो है वो 5 सेंस, मतलब आप जानते हैं शरीर के जो 5 सेंस है कौन कौन से, आईज, ईयर, नोज, है ना, हमारा स्किन, चमड़ी, हमारा कान, नाक, जीभ, है ना। ये सेंस ऑर्गन के थ्रू जब बच्चा ज्ञान ले रहा है एक्टिवली, क्योंकि उन्होंने बात किसकी की थी, उन्होंने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। तो बच्चा किस चीज से एक्टिवली सीख रहा है बच्चों, ये 5 सेंस ऑर्गन से बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने सेंसरी मोटर स्किल को बढ़ा रहा है। ये 2 साल में भी 3 स्टेज हो गए। पहला जो स्टेज हो गया जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन पे बेस्ड हो गया, उसके बाद जो है वो गोल ओरिएंटेड हो गया बच्चों, और जो थर्ड है जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात होती है वहां पे। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या हो गया, जैसे सपोज एक मोबाइल आप दे दो बच्चे को और फिर वो छीन के कहीं छुपा के रख दो, बच्चा ढूंढते उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचे, तो बच्चे की नजर से वो ऑब्जेक्ट ओझल भी हो जाए, उसके आंख के सामने से चली भी जाए, लेकिन बच्चा उस चीज को भूलता नहीं है बच्चों, वो कैसे भी करके वहां तक पहुंच ही जाता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आई होप ये 3 स्टेजेस जो हैं, जो सेंसरी मोटर में है, ये तीनों स्टेज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है 2 to 7। 2 to 7 में क्या हो रहा है बच्चों, तो बच्चा जो है इमिटेशन भी करता है और सिंबॉलिक प्ले करता है बच्चों। सिंबॉलिक प्ले क्या हो गया, जैसे आप उसको एक चेयर दे दो, ठीक है, या एक झाड़ू दे दो और वो ना उस झाड़ू को क्या बना लेगा, वो उसको इमेजिन करेगा कि ये मेरी कार है, और वो उसको कार बना के पूरे छत पे जो है करके वो चलाएगा। तो ये जो उसने किया ना कि झाड़ू को उसने अपना कार समझ लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक प्ले। तो बच्चा इस समय तक इमेजिन करना शुरू कर जाता है, वो एक सिंबॉलिक प्ले में जो है वो, या बच्चा जो है ये उसको झाड़ू या घोड़ा बनाकर झाड़ू को घोड़ा बना लेगा, मतलब वो अपने दिमाग में अलग अलग तरीके से इमिटेट कर सकता है, वो सिंबॉलिक प्ले करना शुरू कर देता है। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा क्या करता है, बच्चा मूर्त चीजों को जो है वो सीखने लगता है। जैसे कि मूर्त चीजें को हो गया, जैसे बच्चा मात्रा के रूप में बदलने पर भी समान समझता है। जैसे एक बच्चा है, कॉन्क्रीट स्टेज को ऐसे समझिए, जैसे एक बच्चे को आप एक छोटे से डब्बे में एक बड़ा सा वो दीजिए, छोटा से डब्बे में 2 लड्डू दे दीजिए, या छोटे डब्बे में 4 लड्डू दे दीजिए, और बड़े डब्बे में जो है वो 2 ही लड्डू दीजिए। लेकिन बच्चे को जब आप ये दोनों ऑफर करेंगे ना, तो बच्चा इसको चुनेगा, बड़े वाले डब्बे को चुनेगा,
बड़े को चुनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्वांटिफाई जो है क्वांटिफाई नहीं करना सीखा है इस उम्र तक, ठीक है। कंक्रीट में वो सिर्फ क्या देखता है कि ये डब्बा जो है ये बड़ा है, जो बड़ी चीजें, बड़ी आकृति है, बड़ा खिलौना है, बड़ा बॉक्स है, बड़ा प्लेट है, बच्चा उसके पीछे भागता है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल में जो होता है वो बच्चे जो है वो और इससे बड़ी चीजों को लेंगे, चाहे उसमें 2 ही लड्डू क्यों ना हो, लेकिन उसे बड़े बड़े प्लेट में आप उनको खाना दो तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, हैप्पीली वो खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे जो 3 टर्म्स है आपको याद रखना है वो है कंजर्वेशन, सेरिएशन और लॉजिक, ये अभी हम सीखेंगे। चौथा जो जब फॉर्मल ऑपरेशन, मतलब जब बच्चा अमूर्त चीजों को सीख रहा है, अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है, उसमें क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगी बच्चों। और अगर सपोज आप किसी बच्चे को इमेजिन करने के लिए बोल रहे हो, जैसे आप उसको बोलो कि ये पृथ्वी को अब हम चलो इसको दाएं करके देखते हैं, इसको हम जैसे पृथ्वी गोल है, चलो इसको हम स्क्वायर मानते हैं, तो बच्चा एक्चुअली जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। लेकिन क्या आप कॉन्क्रीट स्टेज के बच्चे को बोलेंगे कि पृथ्वी जो चंदा मामा गोल नहीं है, स्क्वायर है बच्चों, तो क्या होगा, वो समझ सकता है? नहीं, वो कॉन्क्रीट एज में नहीं, वो कब होता है, वो जो है वो फॉर्मल स्टेज में ही बच्चे समझ सकते हैं। तो आई होप ये 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको समझ में आई होगी। सेंसरी मोटर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि रिफ्लेक्स एक्शन पे बेस्ड होता है, जैसे थंब सकिंग या फिंगर्स को सक करना, मुट्ठी को बंद करना है ना। 8 से 12 में गोल डायरेक्टेड होता है, खिलौने पालने के लिए कोई भी रुकावट को वो हटा के खिलौने तक पहुंच ही जाएगा। अब जैसे आपने उसको बहुत सजे हुए बेड पे दिया है, वो बेड को जो है वो बिल्कुल क्रम्बल कर देगा, लेकिन उस खिलौनों को पाना ही उसका अंतिम उद्देश्य होता है। 12 से 24 में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है और डिलेड इमिटेशन, जैसे गेंद को खोज लेना या मम्मी की नकल जो है वो बाद में करना है ना। आप जैसे बच्चों को आपने देखा होगा, जैसे आप बोलते हैं बेटा बताओ जरा कुत्ता कैसे बोलता है, तो बच्चा भू 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 करता है। तो ये सारी क्या है, ये सारी इमिटेशन है, डिलेड इमिटेशन। और 18 से 24 में एक सिंबॉलिक प्ले भी आ जाता है और रोट मेमोरी में भी बच्चे जो है वो सीख लेते हैं। तो आई होप आप इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी को यहाँ तक जो है वो समझ पा रहे होंगे। इसमें एक बहुत और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि क्या हम ये मान सकते हैं, एक क्रिटिसिज्म में यही भी आपको बताना चाहूंगी, जो जीन पियाजे ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए मोटर वाले, और भी जैसे हो गया, मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर हो गया या प्री ऑक्यूपेशनल हो गया, कॉन्क्रीट या फॉर्मल, ये जो भी 4 स्टेजेस इन्होंने बताए, तो क्या जरूरी है कि ये यूनिवर्सली अप्लाई होगा सारे बच्चों में? क्या आपको लगता है ये होगा या नहीं? आप मुझे कमेंट करिए कि हाँ मैम ऐसा सारे बच्चों के ऊपर अप्लाइड है, कोई ऐसा यूनिवर्सल जो है इस चीज को हम यूनिवर्सल मानेंगे, या फिर बहुत बार जो है ये यूनिवर्सल नहीं था और ये इनका लिमिटेशन था कि हमने इसे यूनिवर्सल मान लिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए एक अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और आज के लिए ये टॉपिक जो है ये हम जीन पियाजे पे मैं 2 पार्ट में चीज़ों को बताऊंगी, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि 3, 4 या 5, 6 जो अभी हमने चीज़ें देखी, जैसे स्कीमा बनाता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एसिमिलेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, एडेप्टेशंस होते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, तो देखिए सबसे पहले स्कीमा क्या होता है, ठीक है। स्कीमा ठीक है, इसलिए क्या होता है ना कि जैसे आप भी बहुत बार स्कीमा, आपका माइंड जो है ना वो लगातार बॉक्सेस बनाता रहता है। बॉक्सेस बनाते हैं मतलब आप क्या करते हो कि आप ना एक स्ट्रक्चर बनाते हो, सोचने का ढांचा बनाते हो। जैसे आप सोचोगे कि अच्छा इस बार जैसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप सोचोगे अच्छा लाइब्रेरी साइंस, अभी तो हमारा नियम जो है, स्कीमा क्या बना रहे कि ठीक है अभी तो सारे नियम रूल्स बन गए हैं, जुलाई हो गया, अगस्त तक जो है, जुलाई में हमारा नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा बचा एसटीटी का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो मुझे यहाँ से बताया जा रहा है, लाइब्रेरी साइंस तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, उसके बाद जो है एग्जाम होगा, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद तो ये जो अलग अलग, उसके बाद बीपीएससी होगा, बीपीएससी हो जाएगा, और फिर मैं एक लाइब्रेरियन ऐसे करते हुए बन जाऊंगा। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर को सुपर इम्पोज, अलग अलग थॉट्स आपने लिए, प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना है ना,
तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा, ठीक है, इसकी माँ, ठीक है। थिंकिंग स्ट्रक्चर, सोचने का ढांचा जो है उसको हम स्कीमा कहते हैं। बात चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन जो है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो आपको आनी चाहिए, वो है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, और ये दोनों ही मिलके बन जाता है एडॉप्टेशन। तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, एडैप्टेशन, ठीक है बच्चों। एडैप्टेशन तो आप जानते हैं, एडैप्टेशन का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना, बदलाव को सीखना, नए अनुभव में ढलना, नए अनुभव में अपने आप को ढल लेना। जैसे आपको पता चला कि लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसी आ रही है, सपोज जो भी अब बिहार में पता नहीं कितने लोग दे रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो एडैप्टेशन किया, जो रूल्स आया उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड को इन्होंने डाल लिया। अच्छा, इस ढालने में क्या होगा, दो तरीका हो जाएगा। एक एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, एसिमिलेशन में जब पूर्ण ज्ञान के साथ नए नॉलेज को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। स्कीमा मतलब एडिंग टू स्कीमा, जैसे हमारा जो भी पुराना ज्ञान है, मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा ना गाय देखा है, ठीक है, घर में क्या देखा, गाय देखा। अब जब वो गाय देखा और सडनली जो है उसके सामने से कुत्ता जाता है, उसने देखा था गाय को 4 पैर होती, ये होता, पूंछ होता, फिर वो कुत्ता देखता है, वो बोलता है देखो देखो पापा गाय जा रही है, तो उसके पापा उसको बोलते हैं बेटा ये गाय नहीं, ये तो कुत्ता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है फिर वो चुप हो जाता है और सोचता है, वो एसिमिलेशन करता है, मतलब जो स्कीमा था, जो उसके दिमाग का एक कंस्ट्रक्ट था, उसमें उसने एक पुराने ज्ञान के आधार पे एक नया टर्म जोड़ा, वो है कुत्ता, ठीक है। अब ये हो गया एसिमिलेशन। अब एकोमोडेशन क्या होगा, जैसे अब कुत्ता उसने जाना, अब क्या होगा कि वो देखता है कि ब्लैक कलर का डॉग है, फिर देखता है वो कि नहीं अरे यहाँ तो व्हाइट कलर का भी है, तो अब वो क्या कर रहा है कि अब वो क्या करेगा, मतलब एक योजना में बदलाव आएगा, ठीक है। जैसे कि ब्लैक देखा, व्हाइट देखा, तो अब वो सडन शिफ्ट कर रहा है, बोला अरे ये तो एक नई कैटेगरी है, मतलब डॉग एक अलग चीज है। अब उसके इंफॉर्मेशन में एकोमोडेशन जो है वो हो गया डॉग का भी, उसने किसको एकोमोडेट, गाय के साथ साथ अब कुत्ते को भी उसने एकोमोडेट कर लिया, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, उसके बाद वो ढल जाता है। एडैप्टेशन मतलब एडजस्ट, बदलाव से सीखना, नए अनुभव में से ढल जाना, ये क्लियर है। और जब वो एसिमिलेशन कर रहा है, ठीक है, पूर्व ज्ञान में एसिमिलेशन में और एकोमोडेशन, ठीक है, एसिमिलेशन क्या हुआ बच्चों, पूर्व ज्ञान के आधार पे नए ज्ञान को, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना, और फिर अपने जो भी आपको ज्ञान है उसमें एक नया एडिशन करना, नया एडिशन करना। इस दोनों के बीच में जब बच्चा अपने माइंड में सोच रहा है और बैलेंस बनाता होता है, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब मेंटल बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना, ठीक है। वो कैसे सीख रहा है, तो वो भ्रम को हटा के इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज सिंबॉलिक, एक टर्म आपको आया था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंबल, जैसे प्रतीकों से समझना। झाड़ू को घोड़ा समझा था ना बच्चों, या फिर चेयर को मैंने बताया था कि वो कार समझ के बच्चा जो है वो पूरे दिन खेलता रहता है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको बताया था ये किस एज में होता है, आप याद रखेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कब बच्चा शुरू करता है, जब वो 2 से 7 साल के बीच में होता है, या 7 से लेके 11 तक। आप मुझे कमेंट में बताइए ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कब किया जाता है। अब ईगो सेंट्रिज्म मतलब सेल्फ सेंटर्ड व्यू, आत्म केंद्रित सोच जब होती है, सब वही सोचता है जो मैं सोचता हूँ, इस तरह का थॉट जब आए तो उसको हम ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब सेंट्रेशन क्या हुआ, सेंट्रेशन मतलब जैसे सपोज सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, कि मोबाइल है, ठीक है। अब जब मोबाइल का सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर हम फोकस करेंगे कि मोबाइल का सिर्फ एक काम है ताकि कि आप बात कर पाए, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रेशन। लेकिन क्या ऐसा होता है हर चीज सेंट्रेशन है, ठीक है। जैसे आप ये सोच लो कि एक बड़ी सी ग्लास है, तो उसमें ज्यादा पानी आएगा, तो आपने सिर्फ एक पहलू सोचा ना कि बड़ी ग्लास मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी आ जाएगा, तो इसी को हम सेंट्रेशन कहते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है
तो आप लिखें, मैं इस वीडियो को और ज्यादा इम्प्रूव करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दूसरी बात, इरिवर्सिबिलिटी, ऐसी चीजें जिससे कि कांट रिवर्स थिंकिंग, मतलब पलट कर नहीं सोच पाना। जैसे आप किसी बच्चे को बोल रहे हो कि इरिवर्सिबिलिटी का एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, इनका क्रिटिसिज्म भी जो लॉरेंस इनका जीन पियाजे का हुआ था, वो इसको लेके हुआ था। इरिवर्सिबिलिटी मतलब उन्होंने किया क्या कि घर से अपने छोटे वाले बच्चे को ये लेके स्कूल गए, तो वो ना सीधे सीधे स्कूल नहीं गए थे, वो क्योंकि उनका दिमाग तो एक शोधकर्ता का था, तो उन्होंने क्या किया कि वो घर से निकले और अपने बच्चे को ऐसे 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 करके स्कूल तक छोड़ दिया। और फिर वहां पे उन्होंने स्कूल में अपने बच्चे को बोला कि मैंने तुमको छोड़ दिया है, अब तुम वापस खुद आ जाना। तो वो बच्चा क्या बोला कि मैं तो वापस नहीं आ पाऊंगा। तो ये हो गई इरिवर्सिबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट वहीं से उन्होंने दिया था। हालांकि ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने बच्चे पे ही कर ली थी, मतलब पलट कर नहीं सोच पाना। बच्चा जो है वो इतने घूमे हुए रास्ते को, उसको सीधे सीधे चीजों को पकड़ता है, स्ट्रेट थिंकिंग होती है उसकी, ठीक है। एनिमिज्म जो है वो, अब जैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनिमिज्म ये होता है, आप अपने घर के छोटे बच्चों में देखोगे कि वो निर्जीव चीजों को ना सजीव सोच लेते हैं। जैसे कि बच्चों को आप क्या करो कि जैसे उनको बचपन में चोट लग जाती है, तो कुर्सी को हम हट हट करके 2 बार मारते हैं और बच्चा जो है वो रोते रोते चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके बदले में प्रतिशोध ले लिया गया। ये जो जमीन है उसको हमने मारा और उसको चोट लगी, तो मुझे उसने चोट लगाया था, तो मैंने भी उसको मम्मी से उसको पिटवा दिया, तो अब चीजें जो है वो बराबर हो गई। तो नॉन लिविंग चीज को जब वो अलाइव सोचता है, निर्जीव को वो सजीव मान लेता है, तो इसे हम एनिमिज्म कहते हैं। जैसे छोटी लड़कियां होती है, वो बहुत बार क्या होता है, वो गुड़िया को नहाती हैं, धोती हैं, उसके बाद वो मम्मी देखो ना मेरी गुड़िया रो रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये वो बेवकूफ नहीं है बच्चों, वो इसके लर्निंग का प्रोसेस है, उसके कॉग्निशन का विकास है, मानसिक विकास है। यहाँ एनिमिज्म ये ट्रीट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स एज अलाइव। ये धीरे 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 उनको ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत बार क्वेश्चंस में आए हुए हैं। इसमें जितने टर्म्स है वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप जब मैं एमसीक्यू लाऊंगी ना, तो आप देखेंगे कि इसमें से कोई ऐसा टर्म नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब मात्रा नहीं बदलती। जो मैंने आपको एक मिठाई का डब्बा या छोटे बर्तन में बच्चे को दो और एक बहुत बड़े थाली में उतना ही खाना दो, तो बच्चा प्रेफर क्या करेगा, ये करके आप देखना बच्चा बड़े प्लेट को पसंद करेगा, ठीक है। तो वो क्वांटिफाई नहीं कर पाता है कि इसमें ज्यादा है या कम, वो क्या देखता है, वो सिर्फ साइज देखता है, ठीक है। सेरिएशन क्या होता है, लॉजिकल ऑर्डर। जैसे आप छोटे बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर सिखाते हो ना, 2 बड़ा है और फिर 4 और फिर 6, तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से क्रमांक या क्रम सीखना जो है, ये आपको सेरिएशन कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आज जो आप के क्लास में जो आप सीख रहे हो, यहाँ तक आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग जो है वो इसके आगे की चीजों को समझेंगे। अभी के क्लास के लिए आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि वो कहाँ के थे, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई। दूसरी बात आप ये देखें कि वो जो 4 स्टेजेस हैं उसमें क्या क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, उसको लिस्ट बनाइए। तीसरी जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे स्कीमा में बताया, एसिमिलेशन मैंने आपको बताया, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन को ही 2 हिस्से में बांटा, ये बताया, इक्विलिब्रियम बताया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया, इगोसेंट्रिज्म बताया, है ना, सेंट्रेशन बताया, उसके बाद एनिमिज्म बताया, ऑब्जेक्ट को वो करना, ठीक है, सेरिएशन बताया। तो ये सारी चीजों के टर्म्स और उसके मीनिंग को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। और बहुत जल्द मैं एक और वीडियो जो है जीन पियाजे पे अपलोड करूंगी। जो भी आप चीजें हैं जो छूटी पड़ी हैं उनको मैं उस वीडियो में डालूंगी। तो ये दोनों वीडियो बन के आपका ऐसा कुछ भी नहीं है जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जीन पियाजे आपके लेवल के एग्जाम्स के लिए जो पूछा जाएगा वो कवर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो इसका कमेंट जरूर करिए, इससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करना चाहें आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करें। तो अगर कोई डाउट हो तो पहले आप क्लियर करें। चलो, थैंक यू सो मच।